Hello, everyone. Welcome back to another series in the webinar series of ENT Advanced Care. Today, we have among us Dr. Vivek Kumar Pathak, who is Senior ENT Surgeon at Sharda and Kailash Hospital. Sir has around 20 plus years of experience, and Sir has three patents in his name. It's an honor to host you, sir. वेरी वेरी थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अर्जुन। Okay, so sir, आज का जो हमारा टॉपिक है that is around pollution and the respiratory disorders. So एक small brief I'll just give. Currently अभी अगर हम देख पा रहे हैं तो दिल्ली NCR which is ranging from गुड़गांव till नोएडा अगर हम देखें तो around 350 से लेकर के 400 के बीच में AQI रेंज कर रहा है। एंड अगर हम उसके एल्गोरिथम के हिसाब से चले तो इतने AQI में इट इज इक्वल टू 22 टू 23 सिगरेट्स हर इंसान उतना पोल्यूशन अपने अंदर ले रहा है, उतना नुकसान उसको पहुंच रहा है जितना कि हमें 22 या 23 सिगरेट पीने से होता है। सो सर, दिस इज द प्रेजेंट कंडीशन। अब आप हमें बताइए कि सर इस पे मतलब क्या क्या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो कि जनरली हम पब्लिक फेस कर सकती है, क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डिसऑर्डर्स बेसिकली। सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि जो एयर हम ले रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली ले रहे हैं, है ना, कि ऑक्सीजन की जो जरूरत है शरीर को लगातार है। तो लगातार हम जो है एयर ले रहे हैं, साथ में ऑक्सीजन ले रहे हैं, है ना। जी अब सर। साथ में जो है, अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो आप देख रहे हो कि बहुत नीचे चला गया है, बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन हो गया है पोस्ट दिवाली खासकर, है ना। और इस मौसम में खासकर ये होता ही है जब भी हम डेफिनेटली। अक्टूबर के लास्ट महीने में या नवंबर में जाते हैं, बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स। चाहे वो फेस्टिवल हो, चाहे वो जो पराली जलाते हैं कुछ किसान वगैरह, तो उसकी वजह से जो अ, धुआं वगैरह, जो स्मोक की एक लेयर पूरी बन जाती है दिल्ली एनसीआर वाले एरिया में, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी हम जो एयर लेते हैं उससे बहुत सारे जो नॉन एलर्जन है, जैसे कि डस्ट पार्टिकल हो गए, तो कुछ जो हम माइक्रोन के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो बहुत जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जो कि हमको दिखते भी नहीं है, वो पार्टिकल हम एयर के साथ में या ऑक्सीजन के साथ में हम इनहेल कर लेते हैं। तो अगर हम बॉडली डिवाइड करें अपने एयर पैसेज को, तो अपर एयर भी होता है और लोअर एयर भी होता है। तो अगर हम नाक के सबसे आगे वाले इस हिस्से को चालू करें, इसको हम बोलते हैं एंटीरियर नेयर्स या नॉस्ट्रिल। उसके बाद हम नेजल कैविटी, उसके बाद पोस्टीरियर नेयर्स, उसके बाद नेजोफैरिंग्स, उसके बाद ओरोफैरिंग्स, देन योर लैरिंग्स, उसके बाद जो है लोअर एयरवे चालू होता है। तो अपर एयरवे और लोअर एयरवे दोनों की समस्या होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जो ये डस्ट पार्टिकल है ये नॉन एलर्जन है। ये एक तरह से फॉरेन फॉरेन सब्सटेंस हैं जो कि एलर्जिक रिएक्शन चालू कर देते हैं, वो चाहे वो अपर एयरवे में हो चाहे वो लोअर एयरवे में हो। तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां देखने को मिलती हैं। तो अगर हम ऊपर से चालू करें अपर एयरवे से, तो जैसे ही डस्ट पार्टिकल नाक में जाते हैं, क्योंकि नाक का काम क्या है, डिफेंस का काम है, तो वो क्या करती है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन चालू कर देती है। तो उसको हम बोलते हैं एलर्जिक राइनाइटिस। राइनाइटिस ओके। मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द नेजल म्यूकोसा, एंड एलर्जिक मीन्स बिकॉज ऑफ एलर्जिक रिएक्शन मीन्स एलर्जन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन। ओके, तो सबसे प्रेवलेंट डिसऑर्डर अगर हम कहें तो वो एलर्जिक राइनाइटिस होती है। सर, इसके प्राइमरी सिम्टम्स क्या होते हैं, मतलब हम कैसे पहचान सकते हैं कि हमें एलर्जिक राइनाइटिस हुई है। तो अपर एयरवे में एलर्जिक राइनाइटिस और लोअर एयरवे में हम बोले तो अस्थमा और या जितनी भी एक्यूट ब्रोंकाइटिस, ये सब होने की संभावना बढ़ जाती है। अब जहाँ पे हम अगर आते हैं एलर्जिक राइनाइटिस में, तो इसके जो लक्षण है वो साफ दिखाई देते हैं। पेशेंट को लगातार छींके आना, है ना, जिसको हम बोलते हैं पैरोक्सिज्म ऑफ स्नीजिंग। लगातार छींके आएंगी पेशेंट को, लगातार छींके आती हैं। खुजली होना, नाक में खुजली होना, आंखों में खुजली होना, या पैलेट में खुजली होना, या कभी कभी कान में खुजली होना या पॉपिंग होना कान के अंदर में, है ना, कान भारी हो जाना। बहुत सारे पेशेंट अभी आ रहे हैं, बोलते हैं कि उनको सिम्टम ये है कि कान भारी हो गया अचानक से, है ना। और ओके। वो सोचते हैं कि कान में लगता है कुछ वैक्स है, पर नहीं, पर जो बिकॉज ऑफ एलर्जिक एनाइटिस पेशेंट को स्टेशन टू डिसफंक्शन डेवलप हुआ है ना। तो हम जब चेक करते हैं उनको मालूम चलती है चीज़। तो प्राइमरी तो सिम्टम क्या हुए, लगातार छींकों का आना, हम्म, नाक में खुजली होना, आंखों में खुजली होना, या पैलेट में खुजली होना, या कानों में खुजली होना, या कान ब्लॉक होना, ये मेन सिम्टम रहते हैं। कुछ एटिपिकल सिम्टम होते हैं, जैसे उसको बोलते हैं पोस्ट नेजल ड्रिप, हॉकिंग सेंसेशन। पेशेंट की ये ट्राई करता है कि गले को साफ करे। आपने देखा भी होगा कि सुबह सुबह पेशेंट हाँ, गले को साफ कर रहा होता खखारना जिसको हम कहते हैं, है, तो उसको गले हम को साफ बोलते हैं करना। उसको। जी जी जी।
ओके, सो ये बहुत अच्छी बात आपने सर बताई, विच इज रियली इंसाइटफुल कि एलर्जिक राइनाइटिस, क्योंकि हम जब भी, सिंस राइनो वर्ड इज अटैच्ड, तो मैं तो यही समझता था कि सिर्फ नाक में ही कोई इरिटेशन होगी, सिंस इट इज ऑलवेज अबाउट द अपर एयरवे। तो बट ये आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि डेफिनेटली कान में भी अगर किसी को भारीपन महसूस हो रहा है तो डेफिनेटली इट इज ऑल्सो अ साइन ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस। ओके, सो अब ये सर मतलब डेफिनेटली एलर्जी पे ही पूरी बेस्ड है। तो अब इसके केस में हम क्या मतलब ट्रीटमेंट, या ट्रीटमेंट से पहले भी आई गेस प्रिकॉशन हमें सबसे पहले जानना चाहिए कि क्या हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं इसके केस में। तो और जब आपने ये बहुत ही बढ़िया बात कही कि ट्रीटमेंट से पहले प्रिवेंशन, हमको ट्रीटमेंट से पहले प्रिवेंशन पे जाना है, बचाव करना है, किसी भी चीज़ का बीमारी को होने से बचाना है। सारे के सारे हमारे प्रोग्राम, सारे के सारे हमारे जितने भी होते हैं वो स्क्रीनिंग पे होते हैं, मतलब हम्म। बचाव करना है ताकि हम डिसीज को होने ना दें। ठीक डेफिनेटली है, सर। कैंसर को हम डेवलप होने ना दें, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, उसको पहले स्क्रीन कर लें, या ऐसी आदतें जो हम हैं उनको हम रोकें, है ना। तो बचाव डेफिनेटली बहुत सर। जरूरी है। तो अगर हम एलर्जिक राइटिस का बात करें तो इम्पोर्टेंट है मास्क, है ना। इवन अगर आप सर्जिकल मास्क भी यूज कर रहे हो और अगर बाहर निकल रहे हो, आप अगर नॉन एटोपिक इंडिविजुअल हो, एटोपिक मीन्स की फैमिली हिस्ट्री होती है एलर्जिक राइटिस की, है ना, पेशेंट्स के अंदर में, है ना, या पहले से ही अस्थमा या उसकी हिस्ट्री है, तो इस मौसम में खासकर जब भी बाहर निकलें मास्क जरूर लगा लें। नॉर्मल सर्जिकल मास्क लगा सकते हैं, अगर सर्जिकल मास्क नहीं है तो ऐसे मुंह को ढक लें अपना, भले है ना, किसी उससे। तो वो बहुत प्रिवेंट करता है सिम्टम्स डेवलप होने से। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मास्क, मास्क इज यू कैन से मैंडेटली हैव टू पुट द मास्क जब भी आप बाहर निकलें, मतलब, है ना। अगर आप N95 मास्क लगा सकते हैं तो वो सबसे बेहतर है, अदरवाइज नॉर्मल सर्जिकल मास्क भी लगा सकते हैं। अगर सर्जिकल मास्क भी नहीं है तो कम से कम नाक को किसी कपड़े से ढक लें, मतलब। ओके। अच्छा, स्पेसिफिकली विद द मास्क थिंग सर, मुझे एक चीज अभी अभी जस्ट याद आई कि जब हम मास्क पहनते हैं तो उसको मतलब कुछ लोग जैसे स्पेसिफिकली सर्जिकल मास्क होता है, आगे की तरफ भी पहन लेते हैं, पीछे की तरफ भी पहन लेते हैं, कोई एक्चुअली उसको, क्योंकि उसमें कोई प्रॉपर डिमार्केशन नहीं होता है या हम समझ नहीं पाते हैं, तो हम किसी भी साइड उसको पहन लेते हैं। सर इसका एक्चुअल वो क्या होता है? बिकॉज मुझे जहां तक याद आ रहा है कोविड के टाइम पे मैंने ये चीज एनकाउंटर की थी कि पहले एक साइड पहना, फिर उसके बाद एक साइड लोगों ने कहा गंदा हो गया है तो फिर दूसरे दिन घुमा के पहन लिया। आई गेस उससे उसका पूरा मोटिव ही डिफरेंट हो जाता है। तो इस पे सर थोड़ा सा लाइट थ्रो करिए कि किस तरीके से एक्चुअल व्हाट इज द राइट प्रैक्टिस फॉर वेयरिंग मास्क। तो आपको जो भी, अगर मैं ये बोलूँ कि गाड़ी अगर रिवर्स गियर में चलानी है आपको, तो आप अगर पहले गियर में चलाओगे तो वो पहले गियर पे जाएगी, आगे जाएगी, पीछे नहीं जाएगी, है ना। ऑब्वियसली बात है। तो अगर मास्क, अगर आप जो सामने की साइड है वो फिल्टर करने के लिए है ना, उसमें अगर आप एयर राइट उसमें टच हुआ है ना, 10 पार्टिकल वहां पे जमा हो गए। अब अगर आप उल्टा करके पहनोगे उसको, तो वो ऑब्वियसली बात है, यू आर एक्सपोजिंग टू एलर्जन ओनली, है ना। तो जो मेथड है वो वही है, तो जो 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 फ्रंट साइड है वो फ्रंट पे रहनी चाहिए, जो बैक साइड है वो बैक पे रहनी चाहिए। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी है कि अभी मास्क नहीं है, अदरवाइज आई थिंक इट्स, मास्क की आजकल कोई वो ऐसी कोई शॉर्टेज नहीं है, तो मास्क नॉर्मल आप ले सकते हैं। पर हाँ, जो मेथड है उस हिसाब से उसको यूज़ करें, उसको फ्रंट और बैक करने से जो उसका पर्पज है वो सॉल्व नहीं होता है। तो फ्रंट साइड पहचानने का तरीका क्या है सर? मतलब हमारे साइड से बाहर की साइड एयर जानी चाहिए बट बाहर से अंदर ना आ पाए, या हाँ, जैसे वाइस आप ये देख वर्सा, रहे हैं व्हाट ना, इज? ये साइड फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है ना, ये मार्किंग भी होती है इधर में, साफ दिख रहा होता है ना यहाँ, जैसे ये है ना, बैंड। तो यहाँ जी से जी। एयर फिल्टर होती है, ठीक है। अगर मैं उल्टा लगाऊंगा तो ये दैट इज नॉट गोइंग टू डू सो मच वर्क, है ना। ऑब्वियसली इट विल प्रिवेंट, बट इट विल अगेन एक्सपोज टू एलर्जन ओनली, है ना। सर्टेनली सर। ओके सर, अब जब भी कभी हम एलर्जी की बात करते हैं तो मतलब लाइक सिंस जो एक नॉर्मल एज के बाद, फॉर एग्जांपल आफ्टर 15-16, तो फिर भी एक नॉर्मल इम्यूनिटी बॉडी डेवलप कर लेती है एंड इट इज नॉट दैट मच प्रेवलेंट आई सपोज। बट उससे कम एज के जो बच्चे, बिकॉज ऑब्वियसली सबको स्कूल जाना है, सबको ग्राउंड पे खेलना होता है, एवरीथिंग इज ऑल, वी आर एक्सपोज टू द एनवायरमेंट। तो इस केस में स्पेसिफिकली सर बच्चों के लिए कुछ डिफरेंट प्रिकॉशंस होते हैं या कैसे बच्चों के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा वरीड रहते हैं पेरेंट्स भी, और डेफिनेटली क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है तो वो दे आर मोर वल्नरेबल टू द सिचुएशन। सो व्हाट इज योर एडवाइस फॉर द यंगर तो जनरेशन? बच्चों बच्चों का जो एज ग्रुप है या पीडियाट्रिक एज ग्रुप है वो टिपिकली अपर ईयर इन्फेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन होती है। उसके पीछे 3-4 कारण है, मतलब, है ना। नंबर वन, एडिनॉइड्स। बच्चों में स्वतः एडिनॉइड्स होते हैं जो कि एक तरह के टॉन्सिल है, नाक के पीछे वाले हिस्से में होते हैं। तो एज के साथ में ये रिग्रेस करते हैं, पर ये एक तरह से रिजर्व का काम करते हैं। तो जब भी हम अगर सांस ले रहे हैं, बच्चे, है ना, बच्चे सांस ले रहे हैं, तो ये एलर्जन जाके एडिनॉइड्स में इम्बाइब हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, जिससे कि वो लगातार एयरवे इन्फेक्शन, अपर एयरवे में भी और लोअर एयरवे में भी इन्फेक्शन पहुंचाते रहते हैं।
इसलिए आपने देखा होगा कि बच्चों में बहुत जल्दी ईयर इन्फेक्शन होते हैं। ओके, हम्म। और उनमें थोड़ा सीवियर भी हो जाते हैं कभी कभी, इन्फेक्शन है ना, बहुत जल्दी स्प्रेड कर डेफिनेटली। जाते हैं। तो उन बच्चों में तो खासकर हमको बहुत ध्यान देना पड़ता है। लेकिन ऐसा है कि बच्चे मास्क तो ऑब्वियसली बात है, वो लगाना बड़ा मुश्किल है उनके लिए, है ना। तो जहाँ तक संभव हो बच्चों में मुझे लगता है कि अगर अगर वो मास्क लगा पाए तो ये उनके लिए अच्छा होगा। अदरवाइज नहीं भी लगाते हैं तो जैसे ही ईयर इन्फेक्शन चालू हो रहा है, हमको उनको थोड़ा सा जब पीडियाट्रिशियन को या ईएनटी सर्जन को दिखा लेना चाहिए मेरे से, है ना। ये है। डेफिनेटली। सेकेंड है इम्यूनाइजेशन, बहुत जरूरी है बच्चों का। जैसे जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है वो हम पूरी तरह से फॉलो करें तो कुछ जैसे इन बीमारियों से थोड़ा बचा जा सकता है ना। हम्म। बट जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, 8 साल से ऊपर की एज जाती है, तो ये अपर ईयर इन्फेक्शन होने की संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है एज कम्पेयर टू पीडियाट्रिक बिलो 8 ईयर्स। ओके। ओके। सो सर मतलब एक जनरल कंसर्न होता है जब भी हम क्योंकि डेफिनेटली स्मोकिंग जो चीज होती है उससे हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, प्रोवाइडेड कुछ लोग होते हैं जो स्टिल स्मोक कर रहे होते हैं। बट मतलब एक जनरल नोशन होता है कि अगर हम स्मोकिंग करने वाले इंसान के पास भी खड़े हैं तब भी हम उसके प्रोन होते हैं। अब यहाँ पे तो बिना किसी उसके भी अगर हम स्मोकिंग वाले पर्सन के पास नहीं भी हैं, खुद भी स्मोक नहीं कर रहे हैं, उसके बाद भी इतना ज्यादा सीवियर उसमें इन्फेक्शन हो सकता है हमें, जब 22 सिगरेट के बराबर अगर धुआं हम ले रहे हैं या जो भी है इन्फेक्शन ले रहे हैं। तो ये चीज तो मतलब कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी डालती है, कहीं ना कहीं एक डर भी मन में आ जाता है स्पेशली बच्चों के लिए कि अगर 8 साल की उम्र में कोई 22 सिगरेट के बराबर धुआं अपने अंदर ले रहा है तो उसके लंग्स क्या वो होंगे। तो आई हैव हर्ड कि शायद सुबह स्टीम लेनी चाहिए या ऐसा कुछ डिटॉक्स का एक प्रोसीजर होता है। सो इस पे सर व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस की इज इट एनी पॉसिबल प्रोसीजर फॉर द सेम? नहीं, देखिए ऐसा है कि स्टीम आपको प्रिवेंट नहीं करेगी। और इसी बात है, आप अगर बाहर निकल रहे हो, एयर ले रहे हो अंदर, और वो एयर दूषित है, उसमें एयर पोल्यूशन अगर है, उसमें अगर 10 पार्टिकल हैं, डीजल के बहुत सारे पार्टिकल पड़े हुए हैं, वो आप ले रहे हो, तो उनको आपको प्रिवेंट करना है। उसमें तो और दूसरी कोई उपाय ही नहीं है। आप कैसे कैसे कंट्रोल कर सकते हो? या तो खुद से करो या बाहर से करो। या तो एनवायरनमेंट को कंट्रोल करो या आप खुद खुद कंट्रोल करो। एनवायरनमेंट कंट्रोल करने के बहुत तरीके जो है पता ही है, वो तो खैर है ना, जिस तरह से करा जाता है। अपनी डेफिनेटली। तरफ से क्या कर सकते हैं, तो अपनी तरफ से मास्किंग है ना, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन, है ना। यू हैव टू पुट मास्क, आपको मास्क लगाना है, उसी से आप इसको प्रिवेंट कर सकते हो, है ना। तो वो सबसे बेस्ट तरीका है। ओके। सो आई गेस प्रिवेंशन पे हमने काफी बात कर ली है सर, एंड हर चीज की बॉटम लाइन यही निकल के आई है कि वी शुड बी वेयरिंग मास्क। मास्क से ज्यादा बेटर आई गेस और कोई प्रिवेंशन है ही नहीं, स्पेसिफिकली व्हेन टॉकिंग अबाउट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। सो प्रिवेंशन हो गया सर, अब थोड़ा सा ट्रीटमेंट की तरफ मूव ऑन करते हैं कि अगर किसी को ऐसे सिम्टम्स एनकाउंटर हो रहे हैं तो क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्या प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए? तो सबसे इम्पोर्टेंट तो जो है, जैसे ये सिम्टम डेवलप हुए, लगातार छींकें आ रही हैं, गले में खराश रह रही है, आंखों में खुजली हो रही है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। चाहे वो फिजिशियन हो, चाहे एनटी सर्जन, आपके एनटी स्पेशलिस्ट हो। और एक स्पेसिफिक लाइन ऑफ मैनेजमेंट पे हम चलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स। जो सीवियरिटी भी है वो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर इस कैटेगरी में रखते हैं। सिम्टम इंटरमिटेंट है या वो परसिस्टेंट है ना। तो इस तरह से 4 बॉक्स बन जाते हैं: माइल्ड, मॉडरेट, माइल्ड सिम्टम्स, मॉडरेट टू सीवियर सिम्टम्स, इंटरमिटेंट और परसिस्टेंट। तो अगर पेशेंट को सिर्फ माइल्ड इंटरमिटेंट सिम्टम्स हैं, मतलब क्या हुआ कि हफ्ते में 4 बार से कम सिम्टम डेवलप हो रहे हैं, या और 4 घंटे से कम हो रहे हैं, तो हम उसको माइल्ड कैटेगरी में रखते हैं। तो उस केस में तो सिर्फ मास्किंग और नॉर्मल जो एंटीहिस्टामिनिक दवाइयाँ होती हैं वो हम प्रेस्क्राइब करते हैं। यही सिम्टम अगर मॉडरेट टू सीवियर इंटरमीडिएटली हो रहे हैं, तो फिर इंटरनेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड टेपरिंग डोज में हम चालू कर देते हैं। ओके। अगर यही सिम्टम्स जो हैं परसिस्टेंट हैं और सीवियर हैं, तो उस केस में मास्किंग, एंटीहिस्टामिनिक्स, इंटरनेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, देन वी हैव टू गो फॉर इम्यूनोथेरेपी। तो परसिस्टेंट और रिकैल्सिटेंट केसेस में देन वी हैव टू गो फॉर इम्यूनोथेरेपी। तो ये जो सर पूरा एलर्जिक राइनाइटिस का डिसऑर्डर होता है, मतलब इसके सबसे ज्यादा प्रोन कौन सा ग्रुप होता है? एज जिसकी एक तो ऑब्वियसली एक फैमिली हिस्ट्री हो गई, इसके अलावा और कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि मतलब डिफाइन करते हैं द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप हम कह सकते हैं एक मतलब?
तो नंबर वन जो है वो तो फैमिली हिस्ट्री है ना। जी। तो अगर फैमिली हिस्ट्री है अगर तो वो तो है ही है। नंबर टू, एटोपिक। कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं उनको हम एटोपिक बोलते हैं। एटोपिक का मतलब है दे आर प्रोन फॉर एलर्जी। तो अगर बॉडी में स्नोफिल काउंट बढ़ा हुआ है पहले से, है ना, हम्म। या आईजीई एंटीबॉडी जो कि डिनोट करती है एलर्जी कंडीशंस को, चाहे वो स्किन एलर्जी हो, एक्जिमा हो, चाहे वो एलर्जिक राइनाइटिस हो, चाहे वो अस्थमा हो, या कोई भी पैरासिटिक मैनिफेस्टेशन हो, तो को हम बोलते हैं एटोपिक इंडिविजुअल। तो अगर ऑलरेडी सीरम आईजी लेवल बढ़ा हुआ है पेशेंट में, तो एटोपिक इंडिविजुअल्स में ये कंडीशन बहुत ज़्यादा कॉमन है। ओके सर, एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है, ऑल्दो मतलब सबको पता होता है कि ये चीज नहीं करनी होती, बट स्टिल पीपल डू। तो मैं आई वुड रिक्वेस्ट यू कि उस पर भी थोड़ा सा लाइट डालिए कि जनरली कोई भी इरिटेशन कॉज हुई हमें, चाहे वो नाक में हुई, चाहे वो माउथ के पैसेज में हुई, या कहीं भी, हम हमारी टेंडेंसी होती है कि हम हाथ लगाना शुरू कर देते हैं तुरंत ही। तो उसकी वजह से ऑलरेडी सबको पता होता है, आई एम वेरी मच अवेयर कि नहीं लगाना चाहिए हाथ, इरिटेशन से बढ़ जाती है या और ज्यादा सीवियरिटी हो सकती है, बट स्टिल व्हाट वुड बी योर एडवाइस कि हाथ लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, वॉट एवर ऑल अबाउट। तो हाथ तो स्पेसिफिकली कुछ लोगों की टेंडेंसी होती है कि वो नाक को खो जाते हैं, या हाथ से जो है ना नाक में इरिटेशन होता है तो उसको जाते हैं। इस एरिया को हम बोलते हैं डेंजर एरिया ऑफ फेस, जिसको इसको हम बोलते हैं फिल्ट्रम, अपर अपर लिप्स, देन लिटरल बॉडी, ये नेसोलेबियल फोल्ड्स। दैट एरिया इज कॉल्ड एज डेंजर एरिया ऑफ द फेस। होता क्या है कि यहाँ पे वेन्स होती हैं जो कि वाल्वलेस होती हैं, वो डायरेक्ट डायरेक्ट जाके क्या बनना साइनस में, या जो जो ब्रेन की जो मेन विनस ड्रेनेज है उसमें जाके वो ड्रेन करती हैं थ्रू फेशियल वेन। तो यहाँ पे अगर कोई इन्फेक्शन है, इट इट कैन ट्रैवल इनसाइड द ब्रेन। ये बात जनता को पता, नॉर्मल पब्लिक को पता नहीं रहती है। इतनी सीवियरिटी स्पेसिफिकली डेफिनेटली अगर होगी पेशेंट, ऑब्वियस। जी, और स्पेसिफिकली अगर पेशेंट डायबिटिक है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस है पेशेंट की ऑलरेडी, उस केस में खासकर अगर नाक में हल्की सी अगर बॉयल भी हो गया, फ्रंकल भी हो गया, उसने छेड़ा उसको फूट गया और इन्फेक्शन बढ़ा, मतलब फेशियल सेलुलाइटिस के बाद में वो इन्फेक्शन दैट दैट कैन गो इनसाइड द ब्रेन आल्सो, causing meningitis, all types of complications inside the brain. So that has to be very cautious about, है ना। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। तो मतलब सर ने ऑब्वियसली बता भी दिया है कि भाई नाक खुजाने और कान खुजाने से क्या सीवियरिटी हो सकती है, योर ब्रेन इज एट स्टेक। तो ध्यान से ये चीज करिए, इस चीज को फॉलो करिए। ओके, सो अपर पैसेज हो गया आई गेस सर। अब थोड़ा सा लोअर पैसेज की तरफ बढ़ते हैं, एंड स्पेसिफिकली विद अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस, क्योंकि एलर्जिक राइनाइटिस तो हमने उतना नाम नहीं सुना होता है, बट मैं तो आई गेस बचपन से ही अस्थमा सुनते आ रहा हूँ, एंड इट इज ऑलवेज कनेक्टेड विद दैट इनहेलर थिंग कि लोग इनहेलर पंप कर रहे हैं अपने उसमें, एंड ऑब्वियसली मैंने भी किया हुआ है। सो व्हाट इज इट ऑल अबाउट सर? अस्थमा को कैसे हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते तो अपर एयरवे से इन्फेक्शन लोअर में पहुंचते हैं, पहली बात जो एलर्जन है वो लोअर में चला गया सपोज। तो जो लोअर एरिया होते हैं वो एकदम नैरो तो चले चले जाते हैं। तो प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, रेस्पिरेटरी, है ना। तो टिपिकली अगर पेशेंट एस्थमेटिक है तो टिपिकली जो अगर एक्यूट एक्सपोजर हो गया एलर्जन से, तो उसको टिपिकल सिम्टम डेवलप होते हैं। तो सांस लेने में दिक्कत, विस्लिंग साउंड प्रोड्यूस हो जाती है, उसको हम बोलते हैं वीज। ओके। तो ये सब कंडीशन डेवलप होने की संभावना बढ़ जाती है। हैं? जी सर। ओके, तो सो अच्छा, इसमें सो जैसे मतलब एलर्जिक राइनाइटिस में हमने बात की, तो इट इज मोर प्रोन टू द younger generation, and I guess asthma, it is more prone to when we move towards the older generation, right? नहीं, ऐसा नहीं है। दो 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 मेन ब्रॉड कैटेगरी है इस्तेमाल के अंदर में भी ना, अलग अलग वैरायटी के होते हैं वो। हाँ, तो ऑब्वियस सी बात है, तो वो टिपिकली कैटेगराइजेशन अलग अलग होता है मतलब उनका ना। तो ओके। अस्थमा ऐसा नहीं कि पीडियाट्रिक ऑनसेट भी होता है, बच्चों में भी होता है। ओके, तो मतलब सब जगह सर रोल एक वो इम्यूनिटी का ही है, हल्का सा आपकी इम्यूनिटी डाउन हुई नहीं कि पैथोजन ने एक्ट कर दिया। ओके, सो दिस इज विद अस्थमा सर। इसमें प्रिवेंशन के लिए क्या क्या मेजर्स हम ले सकते हैं अस्थमा के? सेम, एक तो मास्क हो गया, मास्क के अलावा anything सेम else? सेम, यू हैव टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ एलर्जन। ओके, दैट इज द डिक्टम, है ना। तो दैट कम्स टू द ओके। बॉटम लाइन, मास्क पहनो, मास्क हाँ से हाँ हटाओ। हाँ। सही 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 तो मास्क सही। सिर्फ आपको एलर्जिक राइनाइटिस से प्रिवेंट नहीं कर रहा, इट इज प्रिवेंटिंग आल्सो यू फ्रॉम अस्थमा आल्सो, इट आल्सो प्रिवेंटिंग यू फ्रॉम even tuberculosis also. Okay. मतलब Any एंट्री type ही of सर हमने respiratory, ब्लॉक कर दी। any type of respiratory airway infection can be prevented by mask.
कोविड में आपने देखा ही है कि कितना हेल्पफुल रहा है ना। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली, डेफिनेटली सर, कोई भी फॉरेन बॉडी को रोकना है तो मास्क इज द ओनली सोल्यूशन। ओके सर, इसके अलावा ब्रोंकाइटिस जो होता है, ब्रोंकाइटिस इज डिफरेंट फ्रॉम अस्थमा, राइट? मतलब ब्रोंकाइटिस भी एक बीमारी है जो कि आई गेस फॉरेन बॉडी के इन्फ्यूजन से हो सकती है। तो आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन, ब्रोंकाइटिस मीन इन्फ्लेमेशन ऑफ द लोअर एयरवे, है ना। तो एस्थमा क्या है कि उसमें सिकुड़न आ जाती है ओके। ना, लोअर एयरवे में सिकुड़ जाता है वो, इसमें इन्फ्लेमेशन है, मतलब है ना, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लोअर एयरवे। ओके, तो अस्थमा में सिकुड़ जाना एंड आई गेस ब्रोंकाइटिस में उसका बड़ा हो जाना, इन्फ्लेमेशन सर, मतलब यही इसी का मतलब होता है, right? बड़ा हो जाना या समवॉट नहीं, बड़ा नहीं, इंक्रीज इन द साइज। इन्फ्लेमेशन है ना, दैट इज इन्फ्लेमेशन, तो वहाँ स्वेलिंग ओके, हो गई या। इरिटेशन कॉज होना, नॉर्मल शब्द। ओके, सो काफी अच्छा Regarding इंटेंसिव डिस्कशन। asthma and bronchitis, I think we can invite some pulmonologist also in next webinar, डेफिनेटली, because I am डेफिनेटली more concerned about upper airway. And lower नो airway is सर, necessary कम्प्लीटली for एग्री सर। pulmonologist and physicians. Okay. श्योर सर। सो डेफिनेटली सर, एयरवे की हमने बात कर ली एंड थैंक यू फॉर द सजेशन कि पल्मोनोलॉजिस्ट हम डेफिनेटली कंसिडर करेंगे फॉर द नेक्स्ट सीरीज। एंड सर, स्पेसिफिकली ईयर के रिगार्डिंग में भी कुछ ऐसा स्पेसिफिक अलग कोई ऐसा हम इशू एनकाउंटर कर सकते हैं स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स एंड वो उसके एंट्री से कोई ईयर रिलेटेड इशू भी हो सकता है हमें? बिल्कुल, आपको ये देखना है कि जो नाक है ना हमारा, ये पाथवे है, मतलब ये जो पाथवे है ये पीछे नेजोफेरिंग्स में खुलता है, उसके बाद वो और ओरोफेरिंग्स, उसके बाद लैरिंग्स में जाता है, ठीक है। और नेजोफेरिंग्स में ट्यूब होती है, स्टेशन ट्यूब, जो कि अगर हम देखें तो इस डायग्राम में दिख रहा होगा आपको, ये ट्यूब होती है, जी जी। स्टेशन ट्यूब है ना। ये बीच वाले कान में आके खुलती है, इसका काम क्या होता है, ये नाक से एयर को पहुंचाती है मिडिल ईयर के अंदर में। तो ये जो ट्यूब है ये एक तरह से पैसेज है, मतलब यहाँ से इन्फ्लेमेशन आराम से नाक के थ्रू कान में जा सकता है। ओके, तो कान में डायरेक्टली डेफिनेटली एंटर नहीं कर सकता बट एयर वे के थ्रू ही, हाँ, नेजल एयर वे थ्रू के थ्रू थ्रू ही एंटर कर नेजोफेरिंग्स, सकता थ्रू स्टेशन ट्यूब, इट ट्रेवल्स इनसाइड द मिडिल ईयर। है। अब ओके बच्चों में सर। क्या होता है कि ये ट्यूब छोटी होती है, वाइड होती है और हॉरिजॉन्टल होती है, तो बच्चों में और जल्दी कान में इन्फेक्शन पहुंचते हैं थ्रू नेजोफेरिंग्स। तो और अल्टीमेटली हर डिस्कशन जो भी हम करते हैं इन टर्म्स ऑफ एयरवे या फिर ईयर के टर्म में भी अगर हम कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली हर चीज का एक ही वो होता है कि नोज के थ्रू ही एंटर हो सकती है एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द पॉइंट कि मास्क पहने और एंट्री को ब्लॉक करें। बिल्कुल बिल्कुल। Definitely. So very insightful session we are having. We are moving towards the conclusion, I suppose, since the time constraint is also there. So, एक कोई conclusion notes sir, specifically for the children and then for the elder generation. तो मैं पहले चालू करता हूँ एडल्ट से, है ना। तो एडल्ट्स में तो स्पेसिफिकली जैसे ने बताया कि आपको मास्क जो है ना, खासकर इस मौसम में, इन अक्टूबर अक्टूबर के लास्ट महीने, नवंबर एंड दिसंबर, इसमें रिलीजियसली आप मास्क यूज़ करें। इसको ऐसा ना सोचें कि ये मास्क है मेरे किस काम का है, ये तो अब कोविड के टाइम पे ही था यूज़, अब तो कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है। ये आपको ना सिर्फ एस्थमा मतलब एलर्जिक एनाइटिस से प्रिवेंट करता है, ये आपको ट्यूबरक्लोसिस वगैरह जैसी बीमारियों से भी प्रिवेंट करता है। और आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में, ऐसे ऐसा लेके चलिए आप कि भाई मेरा मेरा जो मास्क है ये मेरे को स्वस्थ रखने में मेरी मदद करता है। कुछ हैबिट्स होती हैं कि उन हैबिट्स को हम ऑल्टर करें, जैसे स्मोकिंग वगैरह हो गया, तो वो भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। ऑलरेडी इतना स्मोक है, और अगर आप अगर से स्मोकिंग और कर रहे हैं तो वो एड ऑन कर रहा है एक तरह से, है ना। तो अगर ये छोटी छोटी चीज़ें हम ध्यान रखेंगे तो बहुत सारी जो समस्या है हमारी एयरवे से रिलेटेड, उनसे हम कुछ हद तक निजात पा सकते हैं। और Definitely. बहुत ही ये आपने बहुत अच्छी तरह से कंडक्ट किया इसको, और बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछे। ये जनरल Thank you पब्लिक so के लिए much. बहुत ज़रूरी है, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर इनको हम ध्यान में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, इनको हम अपने लाइफस्टाइल में लेके आएंगे, इनको हम बाहर ना समझ के एक पार्ट ऑफ लाइफ समझेंगे, तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक साबित होंगी। नहीं नहीं, डेफिनेटली सर एंड मतलब इस माध्यम से एक और चीज है जो कि हम वी ऑल एट इंटीग्रिटी वी रिक्वेस्ट टू द एंटायर पब्लिक कि जितना हो सके पॉल्यूशन को कम करने वाली प्रैक्टिसेस को फॉलो करें, जितना हो सके पब्लिक कन्विंस का यूज करें, जितना हो सके आप अपने एंड से जो भी कर सकते हैं, मतलब डे टू डे लाइफ का सर हमारी ही इन्वायरमेंट है, हमारी मदर अर्थ है डेफिनेटली, जो कि हमें सिखाया जाता है हमेशा से। उसको हम जितना ज्यादा संरक्षित कर पाएंगे, जितना ज्यादा हम
उस पोल्यूशन को रोक पाएंगे, उतना ज्यादा हम खुद भी स्वस्थ रहेंगे और अपने आने वाली जनरेशन के लिए भी एक सस्टेनेबल फ्यूचर डेवलप कर पाएंगे. So definitely, and we join our hands together to thank sir for taking out time from his busy schedule. कोई भी शॉर्ट नोटिस पे सर हमेशा अवेलेबल हो जाते हैं हमारे लिए सर. थैंक यू सो मच फॉर दैट. And definitely, sir, thank you for taking out time from your busy schedule. Thank you so much. Thank you, Arjav. I am very grateful to you that you have conducted this webinar on a very, very important topic. And it is very relevant in this scenario that we educate the public regarding this. हम जागरूकता इसमें लेके आए ताकि लोग हम आगे भी इसको फैलाएं कि भाई आप मास्क यूज करें. ऐसा नहीं है कि इससे कोई फायदा नहीं होता. लोगों को सोचता है कि इससे कोई कोई बहुत ज्यादा लाभ नहीं है, पर ऐसा नहीं है. Thank you so much, sir. Thank you for this very insightful session. And आप सर से एक आखिरी गुजारिश कि मास्क पहनते रहिए. मास्क पहनेंगे तो आप अपने आप को भी सुरक्षित रखेंगे और अपनी बॉडी को भी सुरक्षित रखेंगे. अगर जो सर एक इट इज अ वेरी कॉमन सेइंग दैट हेल्थ इज वेल्थ. तो डेफिनेटली अगर हमारा शरीर सुरक्षित है, अगर हमारी हेल्थ अच्छी है, तो सब कुछ अच्छा रहेगा. स्टे ट्यून्ड फॉर फ्यूचर अपडेट्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू सर. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, Arjav.